तुम्हारे मायके वालों ने आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा बड़ा संस्कार दिया है जिस पर तुम्हें इतना घमंड रहता है। शकुंतला देवी की कड़वी आवाज पूरे घर की दीवारों से टकराकर आरती के दिल को अंदर तक चीर गई। सुबह का समय था, लेकिन उस घर के वातावरण में अपनापन नहीं बल्कि तानों और अपमान की कड़वाहट धुल चुकी थी। आरती रसोई में खड़ी चुपचाप नाश्ता बना रही थी और उसकी आंखों की नमी यह बता रही थी कि वह कितनी तकलीफ में है। उसने धीरे से कांपती आवाज में कहा, माँ जी, मेरे मायके ने मुझे हमेशा बड़ों का सम्मान करना और रिश्तों को जोड़कर रखना सिखाया है। शकुंतला देवी व्यंग भरी हंसी हंसते हुए बोली, आजकल सम्मान और संस्कार से नहीं, बैंक बैलेंस और ऊंचे स्टेटस से लोगों की इज्जत होती है। पास बैठी रिया भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। बड़े घरों की लड़कियों की बात ही अलग होती है। आरती यह सब सुनकर भी शांत रही, क्योंकि उसके पिता ने हमेशा उसे सिखाया था कि इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। उसी समय विवेक ऑफिस जाने के लिए बाहर आया और घर का तनावपूर्ण माहौल देखकर चिंतित हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा, अब सुबह सुबह क्या बात हो गई माँ? क्यों आप फिर से नाराज हो रही हैं? शकुंतला देवी तुरंत गुस्से में बोली, तुम्हारी पत्नी में वो बात ही नहीं है जो एक इज्जतदार और बड़े खानदान की बहू में होनी चाहिए। विवेक एक पल के लिए आरती की तरफ देखा, लेकिन हर बार की तरह वह चुप रह गया, क्योंकि वह माँ और पत्नी के बीच कभी फैसला नहीं कर पाता था। आरती ने अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए मुस्कुराकर विवेक का टिफिन उसके हाथ में पकड़ा दिया। उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को शायद उस घर में कोई समझना ही नहीं चाहता था। शाम को घर में कुछ खास रिश्तेदार आने वाले थे और शकुंतला देवी पूरी तैयारी में लगी हुई थी। उन्होंने रिया से कहा, आज सबसे महंगी साड़ी पहनना, ताकि लोगों को हमारी हैसियत और रुतबा साफ दिखाई दे। फिर उन्होंने आरती को ऊपर से नीचे तक देखकर ताने भरे स्वर में कहा, और तुम ज्यादा सामने जाने की कोशिश मत करना। आरती बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली गई और अलमारी से अपनी साधारण सूती साड़ी निकाल कर पहन ली। कुछ देर बाद रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया और पूरा घर हंसी और दिखावे की बातों से भर गया। हर कोई महंगे फर्नीचर, चमचमाती सजावट और
गहनों की तारीफ करने में लगा था। तभी अचानक घर में काम करने वाली नौकरानी की छोटी बेटी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। पूरा घर कुछ पल के लिए घबरा गया, लेकिन कोई भी अपनी जगह से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसी समय आरती बिना एक पल गवाए छोड़कर उस बच्ची के पास पहुंची और उसे अपनी गोद में उठाकर संभालने लगी। उस बच्ची के सिर से लगातार खून बह रहा था और आरती तुरंत उसे अस्पताल लेकर निकल गई, जबकि बाकी लोग सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते रह गए। रात काफी बीत चुकी थी जब आरती अस्पताल से वापस घर लौटी और उसके कपड़ों पर लगे खून के निशान उसकी बेचैनी साफ दिखा रहे थे। शकुंतला देवी ने उसे देखते ही नाराजगी भरे स्वर में कहा, तुम्हें अपनी इज्जत की जरा भी चिंता नहीं है। रिश्तेदार क्या सोचकर गए होंगे। आरती ने बेहद शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, माँ जी, अगर मैं समय पर अस्पताल नहीं पहुंचती तो उस मासूम बच्ची की जान भी जा सकती थी। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, हर जगह महान बनने की जरूरत नहीं होती भाभी, लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं। आरती ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि इंसानियत का मतलब हर कोई नहीं समझ सकता। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और बाहर वही नौकरानी हाथ जोड़कर खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा कृतज्ञता से भरा हुआ था। वह रोते हुए बोली, अगर बहू जी मेरी बेटी को अस्पताल ना ले जाती तो आज मेरी बच्ची इस दुनिया में जिंदा नहीं होती। पूरा घर एकदम शांत हो गया और सभी लोग आरती की तरफ देखने लगे। नौकरानी कांपती आवाज में बोली, मैडम, गरीब जरूर हूँ, लेकिन आज समझ आया कि बड़े लोग महंगे कपड़ों और पैसों से नहीं बल्कि बड़े दिल से पहचाने जाते हैं। यह बात सुनकर शकुंतला देवी के चेहरे का घमंड धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस बहू को वह हमेशा छोटा समझती रही, वही सबसे बड़ी इंसान निकली। अगले दिन पूरे मोहल्ले में आरती के संस्कारों और उसकी इंसानियत की चर्चा हो रही थी। एक पड़ोसन ने मुस्कुराते हुए शकुंतला देवी से कहा, आपकी बहू सच में बहुत अच्छे संस्कार वाले परिवार से आई है। इस बार शकुंतला देवी के पास जवाब तो था, लेकिन उनके शब्दों में पहले वाला अहंकार नहीं था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ, उसके संस्कार सच में बहुत अच्छे हैं। उसी समय विवेक घर लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने घबराई हुई आवाज में बताया कि कंपनी भारी घाटे में चल रही है और शायद उसको
नौकरी जल्द ही छीन सकती है। यह सुनते ही पूरे घर का माहौल बदल गया और सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। रिया घबरा कर बोली, अगर नौकरी चली गई तो हमारे इतने बड़े खर्च कैसे चलेंगे? शकुंतला देवी भी चिंता में डूब गई, क्योंकि उन्हें पहली बार पैसों की असली कीमत समझ आने लगी थी। तभी आरती ने बेहद शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, मुश्किल समय इंसान की असली ताकत और असली रिश्तों की पहचान करवा देता है। पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि आज उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। आरती के चेहरे की वह मजबूती देखकर पहली बार विवेक को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सिर्फ एक साधारण बहू नहीं, बल्कि इस घर की सबसे मजबूत इंसान है। अगली सुबह घर का माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हर किसी के चेहरे पर आने वाले कल की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। विवेक पूरी रात जागता रहा था और उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे बता रहे थे कि वह अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है। शकुंतला देवी मंदिर के सामने बैठी थी, लेकिन आज उनके हाथों की माला से ज्यादा उसके मन में डर की गिनती चल रही थी। रिया बार बार अपने मोबाइल में खर्चों की लिस्ट देख रही थी और पहली बार उसे अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी डगमगाती हुई महसूस हो रही थी। तभी आरती चुपचाप अपने कमरे से बाहर आई और उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी, जिसे देखकर सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। विवेक ने परेशान आवाज में पूछा, आरती, इस फाइल में ऐसा क्या है जिसे तुम इतने विश्वास के साथ लेकर आई हो? आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसमें मेरी पढ़ाई, मेरे कोर्स और मेरे पुराने इंटरव्यू के सारे कागजात हैं, जिन्हें मैंने शादी के बाद संभाल कर रख दिया था। शकुंतला देवी आश्चर्य से बोली, तुमने इतनी पढ़ाई की हुई है और हमें कभी बताया तक नहीं। आरती ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मेरे मायके ने मुझे यह नहीं सिखाया कि हर बात का दिखावा किया जाए। उन्होंने मुझे सिखाया कि असली काबिलियत जरूरत पड़ने पर काम आनी चाहिए, सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं। उसकी बातें सुनकर पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि आज पहली बार सभी को उसके व्यक्तित्व की गहराई समझ आने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद आरती को शहर के एक अच्छे स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई और धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति बदलने लगी। विवेक अब हर रोज अपनी पत्नी को नए नजरिए से देखने लगा था, क्योंकि जिस औरत को उसने हमेशा
शांत और साधारण समझा था, वही मुश्किल समय में सबसे मजबूत निकली। एक रात उसने भावुक होकर आरती से कहा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम इस तरह पूरे घर को संभाल लोगी। आरती मुस्कुराकर बोली, क्योंकि आपने हमेशा मेरे मायके को पैसों और स्टेटस के तराजू में तौला, संस्कारों के तराजू में नहीं। विवेक की आंखें शर्म से झुक गई, क्योंकि उसे अपने हर उस पल का पछतावा होने लगा जब उसने चुप रहकर अपनी पत्नी का अपमान होते देखा था। उधर शकुंतला देवी के व्यवहार में भी अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा था और उनके शब्दों से घमंड गायब होता जा रहा था। एक दिन उन्होंने आरती को अपने पास बुलाया और कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और आवाज भावनाओं से भारी हो चुकी थी। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे मायके की इज्जत को पैसों से आंकती रही, लेकिन आज समझ आया कि असली मायका वो नहीं जो बेटी को महंगे कपड़े और गहने दे, बल्कि वो है जो उसे मजबूत संस्कार और आत्मसम्मान देना सिखाए। आरती की आंखें भी नम हो गई, क्योंकि उसने पहली बार अपनी सास के दिल में अपने लिए सच्चा अपनापन महसूस किया था। रिया भी शर्मिंदा होकर आरती के पास आई और धीरे से बोली, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी हमेशा आपको गलत समझा। आरती ने प्यार से उसका हाथ थामते हुए कहा, रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब उनमें अहंकार नहीं, बल्कि समझ और अपनापन होता है। उस दिन उस घर में पहली बार महंगे कपड़ों, ऊंचे स्टेटस और दिखावे की नहीं, बल्कि इंसानियत और संस्कार की असली जीत हुई।